हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 26 और हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है। तो जो विद्यार्थी एसएससी मेंस के अंदर अपेयर हो रहे हैं, चाहे वेदर इट इज सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, आप उस क्लास के आप उस एग्जाम के लिए इस हमारी क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे एडवांटेज होने वाला है। क्लियर? तो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी 3 क्वेश्चन जो आपको कल लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला उसमें था कि किस के द्वारा एक 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पेड़ों का पौधारोपण किया गया है। किसका? 5 लाख पौधों का। राइट। आपसे सवाल पूछा गया था कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लांटेड मोर देन 5 लाख सैपलिंग्स ऑफ प्लांट इन एन आवर। तो देखिए इसमें क्या है, भारत की ओर से जो टेरिटोरियल आर्मी है, ये क्या है? प्रादेशिक सेना। इसकी एक इकाई है जिसे हम बोलते हैं इको टास्क फोर्स, ईटीएफ कहते हैं। और इसका वैसे नाम है 128th इन्फेंट्री बटालियन, यानी 128वीं इन्फेंट्री बटालियन, जिसका दूसरा नाम है इको टास्क फोर्स। और किसके अधीन काम करती है? इट वर्क्स अंडर दी टेरिटोरियल आर्मी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना होती क्या है। हुआ क्या है, भारत के वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो भूपेंद्र यादव जी हैं, उनके द्वारा ईटीएफ, इको टास्क फोर्स को बधाई दी गई है फॉर प्लांटिंग मोर देन 5 लाख प्लांट सैपलिंग इन एन आर इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है उसके अंदर इसका ये अचीवमेंट किया गया और ये बना है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। और किसके तहत हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अभियान है, एक पेड़ मां के नाम अभियान। और जो ईटीएफ, इको टास्क फोर्स, उसका एक कैंपेन है जिसे कहते हैं भागीदारी एंड जिम्मेदारी। इस अभियान के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत भी ये सैपलिंग की गई है। ठीक है। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी ने ही मतलब पार्टिसिपेट किया है, इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पब्लिक है, कम्युनिटी है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, इन सभी के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। लाइक एनजीओ, एनसीसी वगैरह सभी जितने स्काउट्स कैडेट्स हैं, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, दूसरी बात आपके लिए यहाँ से काम की जो निकलती वो है टेरिटोरियल आर्मी। क्या है? टेरिटोरियल आर्मी। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ब्रीफ में। आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये टेरिटोरियल आर्मी है क्या। इसे बोलते हैं प्रादेशिक सेना। हिंदी में आप कहेंगे प्रादेशिक। राइट। तो होता क्या, देखिए हमारे देश में आर्मी के सहयोग के लिए ये बनाई गई है एज एन सिविल आर्म ऑफ इंडियन। देखिए होता क्या है कि इसका गठन तो ब्रिटिश काल के अंदर हो गया था, परंतु 1948 के अंदर एक एक्ट पास होता है, टेरिटोरियल आर्मी एक्ट, और इसकी स्थापना होती है एज अ सिविल आर्म ऑफ इंडियन आर्मी। इसका बेसिक काम क्या है, मान लीजिए कोई ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, मानवीय सहायता है, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी या कोई डिजास्टर आ जाए, उस समय क्या करता है कि सेना को अपना जो मेन फोर्स है, अपना जो वर्क फोर्स है, उसको इस तरफ डाइवर्ट ना करना पड़े, उसकी जगह कौन कर लेगा? टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी है, वो भी इस आर्मी से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान के सचिन पायलट है, कांग्रेस लीडर, वो भी इस आर्मी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। इतनी बात आपके लिए काम की है अबाउट दी टेरिटोरियल आर्मी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन था आपके लिए, वो था येलाहांग का पावर प्लांट किस स्टेट के अंदर है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि कर्नाटक का जो पहला गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जिसे कहा गया है येलाहांग का कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। ठीक है। और ये स्थापित किया गया बेंगलोर के अंदर। और इसे स्थापित, इसकी कॉस्ट आई है लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास। और इसके अंदर जनरेट होगा पावर 370 मेगावाट गीगावाट का, यानी 370 गीगावाट का प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम दी येलाहांग का गैस पावर प्लांट। ये कौन कर रहा है? जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई है, जिसका नाम है केपीसी गैस पावर कॉर्पोरेशन। और सहयोग मिला है इसके अंदर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गेल, जो हमारा एक महारत्न कंपनी है, गेल के द्वारा इसमें सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें दो तरह से पावर जनरेट होगा, एक होगा हमारा गैस टरबाइन से, एक होगा हमारा स्टीम टरबाइन से। यानी आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, टरबाइन को रोटेट करते हैं और उससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इन दी इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो गैस टरबाइन और एक स्टीम टरबाइन का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात काम की आपके लिए। अच्छा, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन था आपके लिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं जो बधिर व्यक्ति बोल नहीं सकते, मूक बधिर व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या है कि ये डेफ जो एक संस्थान है अंतरराष्ट्रीय स्तर का,
वो बनाया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द डेफ। ये बनाया गया था वर्ष 1951 में और बनाया गया था 23 सितंबर को। कब बनाया था ये बनाया गया? इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 23rd ऑफ सितंबर इन द ईयर 1955 इन 1951। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे मूक बधिर व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार से हम सोसाइटी के अंदर इंक्लूसिव कर पाए, उनका समावेश कर पाए, जिससे कि वो एजुकेशन ले सके, हेल्थ सेक्टर में अपनी सेवाएं ले सके और अन्य अलग अलग जो अपने इंपॉर्टेंट काम वो कर पाए। तो इट सिग्निफाइज द साइन लैंग्वेज एंड एडवोकेट्स फॉर द राइट्स ऑफ द डेफ कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब। यानी इसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2018 के अंदर 23 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया एज द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज। यानी हम जानते हैं कि आप सभी जानते हैं अलग अलग भाषाएं हमने पढ़ी। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो क्या उसमें ऐसी कोई भाषा है जो कि मूक बधिर व्यक्तियों के लिए हेल्पफुल नहीं है? तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज बैरियर है वो किसी व्यक्ति के सीखने के अंदर बाधा ना बने, उसको दूर करने के लिए भी ये 2018 के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज का डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, और इस वर्ष की थीम आप देखना चाहें तो साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको समझाना हो तो किस प्रकार समझाएंगे? तो उनके लिए होती है साइन लैंग्वेज। ठीक है, और हमें इसी के लिए इसी को प्रमोट करना, ये सारी बात बोलेगी। द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रमोटिंग साइन लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू दी एजुकेशन। बिल्कुल, साइन लैंग्वेज अगर हम जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे। जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भागीदारी बढ़ सकती है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और जो सोशल सर्विसेज यानी सामाजिक सेवाएं कौन सी होती है हमारी? वो सेवाएं जिसमें पेंशन सर्विसेज होती है या अदर सर्विसेज हैं जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उनका ये लाभ ले पाए। अच्छा, हमारा लेक्चर स्टार्ट करें आज का, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो सुझाव हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें। इससे हमारी टीम मोटिवेट होगी और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए फर्दर ला पाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल करते हैं स्टार्ट विद डीआरडीओ। डीआरडीओ साइंस एमओयू विद व्हिच इंस्टीट्यूट टू डेवलप लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। हाल ही में क्या हुआ? अभेद नाम के, क्या नाम है? अभेद। अभेद नाम से एक बुलेट प्रूफ जैकेट डिजाइन किया गया है और आपको बताना डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर ये शुरुआत की। तो आईआईटी दिल्ली है, इसके द्वारा एमओयू किया गया है विद दी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा डीआरडीओ है जो कि, और आईआईटी दिल्ली के अंदर बीच में एमओयू हुआ है जिसमें कि लाइट वेट कम वजन का एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे जिसका नाम होगा अभेद। पूरा नाम देखना चाहे तो एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने बोला है कि किससे बनाया जाएगा? मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का मानना है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है हमारे? मिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो ये बनाया जाएगा पॉलीमर से, बहुलक से बनाया जाएगा, पॉलीमर्स एज वेल एज दी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल। यानी बोरोन कार्बाइड का बना है, सिरेमिक मटेरियल है उससे, और पॉलीमर से बनाया जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, जिसका नाम है, देख सकते हैं अभेद नाम है इसका, इस प्रकार से होगा, डिजाइन किया जाएगा। और डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली ने इसके लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है, वर्तमान में डीआरडीओ के सेक्रेटरी कौन है? तो डॉक्टर, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। इन्होंने कहा है कि लाइट वेट का हम जैकेट बना रहे हैं जिससे क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस में हमारे सोल्जर्स हैं उनको हेल्प करने वाला है अल्टीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एएसओएसआई यानी एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान, यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। जिस प्रकार से भारत में क्या है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से हर राज्य का एक संस्थान होता है जो कि सरकार के अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज करता है, उनकी ऑडिटिंग करता है, एनुअल ऑडिटिंग, और अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसी तरह से जो एशियाई क्षेत्र के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है, उनका 16वां अधिवेशन हुआ है, 16वीं मीटिंग हुई है। आपको बताना है कि इसका आयोजन भारत में हुआ, नई दिल्ली में, बट ये किया किसने, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा, आपको हिंट मिल चुका होगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और वर्तमान में भारत के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है 16वें अधिवेशन की। ठीक है, तो इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ एएसओएसआई फॉर द ईयर 24 टू 2027, 2024 से लेकर 2027, 3 वर्षों के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज दी कैग ऑफ इंडिया मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, ये बात सारी बोली गई है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उससे उससे पहले हम बात करते हैं कैग ने क्या कहा इस मीटिंग के दौरान। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने बोला कि वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। यानी हम चाहते हैं कि जो कैग के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है और जो डेटा एनालिटिक्स है, जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में डेटा है उसको एनालाइज करना होता है, उसके लिए
कम्बरसम प्रोसेस होता है, काफी जटिल प्रक्रिया होती है, उसको इजी करने के लिए हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए जो है हम अपनी रिपोर्ट्स को, ऑडिट रिपोर्ट को जारी करेंगे और जो डेटा है उसे एनालाइज, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। ये सारी बात बोली इन्होंने। अच्छा, और ये मीटिंग जो है इसमें क्या हुआ है, इसमें कैग के द्वारा बोला गया कि भारत सरकार को जो एम है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना फ्रॉम दी नॉन कन्वेंशनल और रीन्यूएबल सोर्सेज, उस पर भी इनका फोकस है। ठीक है, अब थोड़ी बात करें, राष्ट्रपति महोदय आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके द्वारा कुछ बातें बोली गई हैं रिगार्डिंग दी ऑफिस ऑफ केग, यानी केग का जो ऑफिस है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बोली गई, हमारे लिए वो काम की है। तो केग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बाय एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं सरकार अपना बजट जारी करती है फॉर द डिफरेंट मिनिस्ट्री, सेपरेट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, क्या सरकार ने जो पैसा अलोकेट किया है, जिस पर्पज के लिए पैसा अलोकेट किया, क्या उस पर्पज में यूज हुआ है या नहीं, क्या उस अकाउंट की लेजिटिमेसी वो कौन चेक करता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग, कैग के द्वारा होता है निर्धारित। तो अगर मान लीजिए किसी अकाउंट का ऑडिटिंग प्रॉपर होता है तो मतलब क्या है, इससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है, एफिशिएंसी यानी दक्षता आती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नेंस है यानी सुशासन है, शासन है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर यानी उत्तरदायी हम ठहरा सकते हैं। अब दूसरा क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा, जो केग हमारा है ये करता है बैलेंस स्थापित करता है किसके बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। एग्जीक्यूटिव कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका यानी संसद और राज्य विधानसभाएं। तो सरकार और जो हमारी विधायी संस्थाएं हैं कौन कौन सी, राज्य में राज्य विधानसभाएं और केंद्र में हमारी संसद है, इनके मध्य संतुलन का काम कौन करता है, कैग करता है। बाई गवर्नमेंट फाइनेंशियल while identifying the financial activities which are aligned with the legislative intentions, यानी इसका मतलब है सरकार ने, यानी सरकार के द्वारा अगर सदन में कोई बिल लाया जाए और उसके लिए अलग से फंड अलोकेट किया जाए तो क्या उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, ये कौन बताएगा, ये बताएंगे कैग वाले बताएंगे हमें। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि भी इट मेंटेन्स द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, थोड़ी डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं कैग ऑफिस के बारे में, जो स्टैटिक पार्ट भी होगा बट थोड़ा सा आप टाइम निकालिएगा उसके लिए, आपको अलग से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, मोटा मोटी हम उसमें कर लेंगे कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब क्या है, देखिए हाल ही में क्या हुआ है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो भारत का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा क्या हुआ है, 2017 से, किस वर्ष से, 2017 से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक, इसमें क्या होता है, पिछले एक वर्ष के अंदर भारत में बेरोजगारी और रोजगार की दर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी कितनी रोजगार में, मतलब कार्यबल के अंदर, वर्किंग वर्कफोर्स में, और साथ साथ शहर ग्रामीण में, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, उसकी जानकारी मिलती है इस रिपोर्ट से। तो इस रिपोर्ट से कुछ टर्मिनोलॉजीज ली गई हैं, आपको बताना है इनसे कौन सा कथन सही नहीं है। 4 डेफिनेशन दी गई हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर, unemployment rate is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labor force। हम लेबर फोर्स मानते हैं 15 वर्ष से लेकर के अधिक आयु के। तो क्या भारत ये बताना चाह रहा है, स्टेटमेंट कहता है कि बेरोजगारी दर का मतलब ये है जो कार्यबल है, यानी भारत में उपयुक्त कार्यबल है उसमें से कितने प्रतिशत लोग रोजगार में संलग्न है, द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ पर्सन, द परसेंटेज ऑफ पर्संस हु आर अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्संस, यानी लेबर फोर्स यानी काम करने वाले योग्य व्यक्तियों में से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने परसेंटेज लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, वो कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बिल्कुल सही कथन है, आपसे आपसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, मतलब ये बताएगा इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। अभी हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, मतलब कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग कार्यबल में आते हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बता रहा है वर्कर यानी श्रमिक, जो मतलब इतने नंबर ऑफ परसेंटेज जो कि श्रम बल में कार्यरत है, मींस जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित करते हैं कि श्रमिक कि ऐसे लोग जो कि कुल जनसंख्या में से कार्यबल के अंदर संलग्न हो। ये ऑप्शन भी हमारा सही होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज दी परसेंटेज ऑफ पर्संस इन लेबर फोर्स इन दी पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है श्रम बल भागीदारी दर, ये बता रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है 100 लोगों का, 100 महिलाएं 100 पुरुष है, तो अगर मान लीजिए 30 महिलाएं कार्य कर रही हैं और 50 पुरुष कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, महिलाओं के लिए लेबर फोर्स कितना हुआ, वो हुआ 30, पुरुषों के लिए हुआ 50। तो ये बताना चाह रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्संस इन लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में से कुल कितने लोग कार्यबल यानी श्रम में संलग्न है, कार्य के अंदर संलग्न गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं,
उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो अब अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या होगा, 3 ऑप्शन हमने सही कर लिए, चौथा ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा। तो व्हेन द एक्टिविटी स्टेटस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, हमने क्या पढ़ा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अधिकतम क्या करता है, पिछले 1 वर्ष के डेटा के आधार पर पता लगाता है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर में या रोजगार की दर में बढ़ोतरी हुई है या नहीं है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना बढ़ा है, कितनी कमी, कितनी बढ़ोतरी, कितनी कमी हुई है, और महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग श्रेणियों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना उनका लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन, ये शोकेस करता है पिछले 1 वर्ष का। यहाँ क्या लिखा है, 2 साल का। अभी यही तो बोला गया है कि जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 2 वर्ष की संदर्भ अवधि यानी जो हमारा रेफरेंस पीरियड होता है वो कौन सा होता है, पिछला वर्ष। जैसे मान लीजिए इस वर्ष रिपोर्ट आई है, वो आई है जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक, इसके लिए रेफरेंस पीरियड क्या होगा, पिछला वर्ष 2022 से लेकर के 2023 का। ठीक है, ये सारी बात बोली गई है। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा गलत होता है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, जो चारों स्टेटमेंट है, 3 हमारे स्टेटमेंट सही है, तो इनको पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी आपको पता लग चुका है कि पिछला जो 1 वर्ष होता है, द पीरियड ऑफ लास्ट 365 डेज, जिस दिन से रिपोर्ट के लिए सर्वे शुरू होता है उससे पिछले एक 365 दिन है, 1 वर्ष का डेटा हम इकट्ठा करते हैं। एक लाइन लास्ट एक टर्मिनोलॉजी और आती है एक्टिविटी स्टेटस, यानी गतिविधि का स्टेटस क्या है, करंट वीकली स्टेटस। मतलब क्या होता है, द एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेज। यानी जब भी ये जो है ना एक्टिविटी स्टेटस, ये निकाला है 2 तरह से, एक तो निकलता है वार्षिक, एक निकलता है साप्ताहिक स्तर पर। अगर साप्ताहिक स्तर पर निकालना है, वीकली स्टेटस निकालना है, इसका मतलब क्या, पिछले 1 वीक में कितने लोग एम्प्लॉयड रहे, नहीं रहे, और हमें पता लगाना है कि पिछले 1 वर्ष में रहे, तो उसके लिए हम निकालते हैं यूजुअल स्टेटस। ठीक है, ये सारी बात बोली गई इसके अंदर, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने बेरोजगारी का टॉपिक ढंग से पढ़ा है एक बार भी, तो आपको इन चीजों में डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट से एक सवाल आता है पीएलएफएस से, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम जुलाई 2023 टू जून 24, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर विमेन एंड मेन रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के संबंध में जो उनकी बेरोजगारी दर है वो क्रमशः कितनी है। तो 3.2% और 3.9%, यानी एक तरफ महिलाएं पूछी, इस तरफ महिलाओं का परसेंटेज है, एक तरफ पुरुषों का परसेंटेज है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ध्यान रखिएगा, हम क्या बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की, मतलब क्या है, लैंगिक समानता। तो ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी के अंदर जो है और कहीं हम अचीव नहीं करें, बेरोजगारी के अंदर हमने अचीव कर लिया है जेंडर इक्वलिटी। मींस महिलाओं और पुरुषों के अंदर पिछले 1 वर्ष में देखा गया है कि बेरोजगारी दर समान हो गई। कितनी हो गई है, महिलाओं के अंदर भी 3.2%, पुरुषों के लिए भी 3.2%। ये सारी बात रिपोर्ट से निकल कर आती है। इस रिपोर्ट का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले कुछ फैक्ट और निकल कर आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, अक्सर बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट was 3.2% for both male and female of the age 15 years and above, यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए बेरोजगारी दर रही है पिछले वर्ष में 3.2%। ये सारी बात बोली गई है। जो पुरुष है उनके लिए तो क्या हुआ, पुरुषों के लिए डिक्लाइन हुई है, कमी हुई है, किसने से, तो 3.3% थी बेरोजगारी दर, उससे कम होकर पिछले वर्ष आई है 3.2% पे। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ी है, कितनी, 2.9% से बढ़कर हुई है 3.2%। ठीक है, इतनी सारी बात आपके लिए काम की है। अच्छा, एक बात आती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एलएफपीआर, यानी कार्य श्रम बल भागीदारी दर। इसे बोलते हैं, इसमें कहा गया है कि ये रही है पिछले वर्ष में 60.1%, यानी कुल श्रम बल में से जो हमारा योग्य श्रम बल है उसमें से कितने लोग कार्य कर रहे थे, 60%, 60% लोग कार्य कर रहे थे। अगर महिलाओं की पुरुषों की बात करें तो जो पुरुष हैं उसमें से 78.8% कार्य बल में शामिल थे, और महिलाएं कितनी थी, 41.7%। ये जो डेटा है ना, ये आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इस डेटा को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स बनाते हैं तो, नहीं तो इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी कुल कार्यबल में कुल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 60.1%। उसमें से पुरुषों कितना है 78.8%, और महिलाओं का कितना है 41.7%। ये आपसे पूछ सकते हैं क्रॉस किसी टेबुलर फॉर्म के अंदर या फैक्ट के अंदर, वन लाइन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्कर पॉपुलेशन रेट। ये रेशियो बताता है कि ये कितना था, ये था 58.2%। देखिए डब्ल्यूपीआर हम पढ़ चुके हैं, इसके डिफिनेशन को दोबारा पढ़ने का औचित्य नहीं बनता। आप इतना ध्यान रखिएगा कि महिलाओं की जो दर है, भागीदारी है, वो हमेशा कम है पूरी रिपोर्ट के अंदर, पुरुषों की ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बात करें डब्ल्यूपीआर की,
तो पुरुषों के लिए कितनी, मेल के लिए 76.3% और महिलाओं के लिए 40.3%। ठीक है, ये रिपोर्ट डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपके लिए अगले एक साल में एग्जाम कोई भी होता है, अगर आप अगले 6-8 महीने एग्जाम दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके काम आने वाली है। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, कंसिडर दी फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। आपके सामने 5 देश हैं, सर्बिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, तुर्की है, और आपको बताना है कि ब्लैक सी से किन किन देशों की सीमाएं लगती है। ठीक है, ये सवाल इसलिए पूछा गया है बिकॉज आप सभी जानते हैं हाल ही में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो हमने उसी को देखते हुए ये सवाल आपसे पूछा, यूक्रेन रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया है कि आपके लिए ब्लैक सी जो है, काला सागर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी लोकेशन इस प्रकार की है कि हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या, एक मात्र देश सर्बिया है जो कि ब्लैक सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक काट दीजिए आप, यहाँ से एक कटता है, ये कटता है, फिर इधर एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऑप्शन 2, 3, 4, 5, यानी रोमानिया, यूक्रेन, तुर्की और जॉर्जिया। पहले टर्की था, तुर्की था, अब इसे करके नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, तो द ब्लैक सी, इसको दूसरा नाम क्या है, युगजिन सी, युगजिन सागर भी कहते हैं, और ये इनलैंड सी है, मतलब क्या है, देशों के मध्य स्थित सी है। जिस प्रकार से अगर आप बात करें रेड सी है, उसके चारों तरफ देश है, उसी प्रकार से क्या है ये हमारा, उसकी तो सीमाएं किससे लगती, समुद्र से लगती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हमारा एक इनलैंड सी है विश्व का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कौन कौन से देश लगते हैं, तो इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इस मैप के अंदर देखिए आप, इस तरफ तो यूक्रेन है ऊपर, एक तरफ रशिया है, और एक तरफ जॉर्जिया है, एक तरफ टर्की या तुर्की है, और एक तरफ है हमारा बुल्गारिया और रोमानिया। ये कुल ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर इनकी बॉर्डर टच करती है विद द ब्लैक सी। ब्लैक सी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दिखता है एजियन सी, ये सी ऑफ मरमरा, और ये सी ऑफ अजोव है। ठीक है, थोड़ी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये कुल देश हैं जो लगते हैं इसके साथ साथ। अब सबसे बड़ी सीमा किस देश की लगती है ब्लैक सागर के साथ, यानी काला सागर के साथ सबसे बड़ी सीमा किस देश की लगती है, तो ध्यान रखिए, रूस की लगती है, किसकी, रशिया की। पहले लगती है रशिया की, सेकंड लगती है टर्की की या तुर्की की, और फोर्थ थर्ड लगती है यूक्रेन की, यानी रशिया, टर्की और यूक्रेन। RTU, ये इसका सीक्वेंस रहेगा किसका, लॉन्गेस्ट बॉर्डर का। ठीक है, ये हमने बात कर ली कौन कौन से देश हैं जो कि ब्लैक सी के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ये आपके लिए क्रीमिया है, ये क्रीमिया वही टेरिटरी है जिसको रूस ने इलीगली अक्वायर कर लिया था, ठीक है, यूक्रेन से। और 2014 के अंदर जो पहले G8 ग्रुप था, उसमें से रूस को बाहर निकालकर उसे G7 कर दिया गया था, यही वो रीजन है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि इट इज लिंक्ड विद दी सी ऑफ मरमरा थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट। आपने पढ़ा है, अभी हमने देखा यहाँ पे मरमरा सागर, ठीक है, ये रहा हमारा मरमरा सागर, कौन सा, ये वाला। ठीक है, सी ऑफ मरमरा है। अगर ब्लैक सी से इधर आना है, हमें करना पड़ेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस बॉस्फोरस जल संधि है, इसे पार करके हम किधर आ सकते हैं, इस तरफ, इसकी तरफ, ये हमारा सी ऑफ मरमरा, मरमरा सी। ठीक है, यहां पर आती है, ये हमारा एजियन सी है, कौन सा है, एजियन सी। ये एजियन सी वही सी है, वही सागर है जो कि आगे चलकर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर काला सागर से आपको आना है मरमरा सागर में, तो क्या पार करना पड़ेगा, बॉस्फोरस जल संधि। और अगर आपको मरमरा सागर से एजियन सागर में आना है, तो यहां करना पड़ेगा आपको डार्डेनल स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट, डार्डेनल जल संधि। जल संधि क्या होती है, जो मतलब दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्ट्रेट ऑफ डोवर जो किसे जोड़ती है, आप याद करिए, उत्तरी सागर में इसका लोकेशन था। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लैक सी से, काला सागर से अगर आपको आना है मरमरा सागर में, तो हमें पार करनी पड़ेगी बॉस्फोरस जल संधि, और मरमरा सागर से हमें आना है एजियन सागर में, जो इसका हिस्सा है, भूमध्य सागर का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें आने के लिए पार करना पड़ेगा डार्डेनल्स जल संधि। ठीक है, तीसरा बचता हमारे पास अजोव सागर। ठीक है, अजोव सागर में जाना हो तो हमें पार करनी पड़ती है स्ट्रेट ऑफ कर्च या कैर्च। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कैर्च पार करनी पड़ती है ब्लैक सी से अजोव सी में जाने के लिए। ठीक है, ये हमने लोकेशन की बात कर ली है। अब इसके अंदर बात आती है कौन कौन से पठार में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है इस ब्लैक सी के चारों ओर, कौन कौन सी नदियां ब्लैक सी के अंदर आती हैं, और कौन कौन से में आइलैंड देखने को मिलते हैं इस ब्लैक सी में।
अब तक हमने पढ़ा कौन कौन सी बाउंड्री कंट्रीज है इसकी, यानी पड़ोसी देश कौन कौन से जिनकी सीमाएं लगती हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन से छोटे सागर हैं जहां पर हम जा सकते हैं बाई पासिंग दी डार्डेनल स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एज वेल एज दी स्ट्रेट ऑफ कर्च। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पर्वत श्रेणियां इसके चारों ओर पाई जाती हैं। ये सारी हमने बात कर ली है, ठीक है। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट रही आपकी, और ये रही डार्डेनल स्ट्रेट, ये मरमरा सागर पढ़ा हमने, एजियन सी पढ़ लिया हमने, ये अजोव सी पढ़ लिया, ये क्रीमियन पेनिनसुला जो कि अब रशिया का पार्ट है, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च हमने पढ़ लिया। ये सारा मोटा मोटा पढ़ लिया है। अगर हम बात करें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां माउंटेन रेंजेस हैं, तो देखिए बुल्गारिया के अंदर है बाल्कन माउंटेन्स जो इसके पास लगते हैं, टर्की के हैं पोंटिक माउंटेन्स, और रूस के हैं, रूस और जॉर्जिया के अंदर है कॉकेसस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये सारी बात किसकी है, इस ब्लैक सी की। तो अब इसकी बात कर ली हमने कि पोंटिक जो है वो साउथ के अंदर हमने पढ़ लिया, कहां पर, टर्की के अंदर है ये रहे टर्की के अंदर पोंटिक माउंटेन्स। और कॉकेसस माउंटेन कहां पड़ते हैं, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर बाल्कन माउंटेन पड़ते हैं बल्गारिया में, जो कि इसके वेस्टर्न पार्ट पे, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से आइलैंड देश मिलते हैं। तो देखिए एक तो मिलता है स्नेक आइलैंड यूक्रेन का, ठीक है। ये रहा यूक्रेन, इसका एक स्नेक आइलैंड है हमारे इसके अंदर ब्लैक सी के अंदर। और दूसरा है गैरिसन आइलैंड, और तीसरा है सेंट इवान आइलैंड जो कि बुल्गारिया कंट्री का आता है, और दूसरा है टर्की का ये गैरिसन आइलैंड, ठीक है। इतनी सारी काम की बात आपकी। अब कौन कौन सी नदियां इसके अंदर आती हैं, तो ध्यान रखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर के बाद, तो वो है डेन्यूब रिवर। कौन सी रिवर, डेन्यूब रिवर है, वो आती है। नीपर रिवर आती है, और नीस्टर रिवर, यानी डेन्यूब, नीपर और नीस्टर नदियां जो है ब्लैक सी के अंदर अपना पानी छोड़ती हैं, ठीक है। और डेन्यूब रिवर वो सबसे लंबी रिवर है जो कई देशों को पार कर कई देशों के मध्य सीमाएं बनाती है, और अंत में आकर ये गिरती है ब्लैक सी के अंदर, काला सागर के अंदर, और यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है आफ्टर दी रिवर वोल्गा ऑफ रशिया, ठीक है। अच्छा, आपके लिए सवाल आ जाता है कैग का। कैग का सवाल हमने इसलिए लिया है, थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी करेंगे इसके अंदर, और वजह क्या है आप सभी जानते हैं, 16वां एशियन कंट्रीज का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है जिस प्रकार से कैग है, तो उसी का सम्मेलन हुआ था। इसी कंटेक्स्ट में आपसे सवाल पूछा गया, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 148 कहता है द कैग ऑफ, बिल्कुल सही बात है। 108 अनुच्छेद 148 में कैग के प्रावधान है, कैग के अपॉइंटमेंट का। आर्टिकल 150 कहता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा नहीं, गलत है ये हमारा जो है ना, ये आर्टिकल 149 है। कौन सा है, आर्टिकल 149, तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तीसरा बचता है एनुअल, आर्टिकल 151 कहता है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, यानी अनुच्छेद 151 कहता है वार्षिक लेखा परीक्षा, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ है कि आर्टिकल 143 द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है हमारा। ऑप्शन ए, सी और डी सही है, ऑप्शन बी जो हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आता है आर्टिकल 149 के अंदर। क्लियर। थोड़ी हम बात करते हैं पहले आर्टिकल 143 के बारे में, जो कहता है द प्रेसिडेंट में कंसल्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग सम सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये बात बोली गई इसके अंदर कि राष्ट्रपति जब चाहें तो भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी वो सलाह मांग सकते हैं। दो शर्तों पर सलाह मांगेंगे। पहला होता है कि एनी क्वेश्चन और एनी टॉपिक विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी लोक हित का कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, कोई बिंदु है, उस पर वो चाहे तो अपनी राय, सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कॉवेनेंट एंगेजमेंट सनद और अदर सिमिलर। का मतलब क्या है, आजादी से पूर्व भारत के द्वारा कोई अगर समझौता हुआ है, कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, कोई ट्रीटी है, के संबंध में सलाह मांगी जा सकती है। ध्यान रखिएगा कि जो पहला विषय था इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी नहीं, ठीक है। इतनी बात आपके लिए काम की। कभी अगर प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ते हैं, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उस समय थोड़ा हम पढ़ लेंगे डिटेल के अंदर। अब थोड़ी हम बात करते हैं कैग ऑफिस के बारे में कि आर्टिकल 148 कहता है द अपॉइंटमेंट ओथ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द कैग। आर्टिकल अनुच्छेद 148 के अंदर अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महोदय जो है कैग की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और शपथ का और उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 148 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 149, ये कहता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग, यानी जो कैग का ऑफिस है उनकी शक्तियां क्या है और उनके दायित्व क्या है, ये बताता है। आर्टिकल 150 कहता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय कैग की सलाह से जिस प्रकार से बताएंगे कि किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकाउंट को मैनेज करे, वो प्रावधान किसके अंदर है, आर्टिकल 150 के अंदर, अनुच्छेद 150 के अंदर है। द प्रेसिडेंट में डिफाइन आफ्टर
ड्यू कंसल्टेशन विद द कैग ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द हाउ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेंटेन देयर अकाउंट्स। ये बात सारी बात बोली गई इसके अंदर आर्टिकल 150 के अंदर। आर्टिकल 151 कहता है एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में। मतलब क्या है, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो हमारे कैग किसे देंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और राष्ट्रपति महोदय उसे संसद के अंदर पेश करवाएंगे। वही हम बात करें कि ऐसी रिपोर्ट जो कि कैग के द्वारा किसी राज्य के बारे में ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है वो देंगे संबंधित राज्य के गवर्नर को। मींस द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट विल बी गिवन टू द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट बाय द कैग and finally the governor will lead the report in the state assembly। ये सारी बात इसके अंदर बोली गई है। एक आता है आर्टिकल 279, ये भी हमारे कैग के ऑफिस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार के कर या शुल्क से जो भी प्रोसीड हो रही है, मतलब जो भी सरकार को लाभ हो रहा है उसके बारे में अंतिम निर्णय किसका होगा और उनका सर्टिफिकेट, उनका प्रमाण पत्र फाइनल होगा वो व्यक्ति हमारे, वो ऑफिस हमारा कैग। ये सारी बात बोली गई है आर्टिकल 279 के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हमारा कैग का ऑफिस इंडिपेंडेंस है, यानी क्या निष्पक्ष है? बिल्कुल है। किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, किस तरह से? पहला तो है कि कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, बाय वारंट अंडर हिज सील एंड अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कमेटी, नियुक्तिकृत कमेटी है वो नियुक्त करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल कि भारतीय राष्ट्रपति महोदय हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, बट कोई ऐसी कमेटी नहीं जो कि डिफाइन कर दियो कैग कौन बनेगा। ठीक है, तो पहला कि राष्ट्रपति महोदय ने अपॉइंट करते हैं। कार्यकाल कितना है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उस तक कार्यकाल रहता है। इन्हें कौन हटाएगा? देन अब ये प्रश्न उठता है इन्हें कौन हटाएगा? तो देखिए द कैग ऑफ इंडिया कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज सिमिलर एज द इन द मैनर ऑफ द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश इस प्रकार से हटाए जाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया सेम है और सेम प्रोसीजर हमारा किसका है? कैग का है। ठीक है, कि वो संसद के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उस आधार पर इनको अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इनको हटाया जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार अपना ऑफिस छोड़ देते हैं, मतलब अगर अपना ऑफिस है, इनकी टर्म खत्म हो जाती है, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के दिन किसी भी सरकारी संस्था में काम नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है ही इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी भारत का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसकी मुख्य स्तंभ है ये। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा हमारा इलेक्शन कमीशन है और तीसरा हमारा यूपीएससी। साथ साथ मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग सॉरी और निर्वाचन आयोग के साथ साथ ये हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इनकी निष्पक्षता इस बात से सिद्ध होती है कि इनके द्वारा, यानी जो कैग को कार्य करना है, कैग अपना कार्य स्वयं करेगा और इनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई मंत्री संसद के अंदर जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी और अदर सर्विस कंडीशंस, यानी जो उनकी सैलरी है और जो अलग सेवा शर्तें हैं इनको इनकी नियुक्ति के बाद उसमें फेरबदल नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ठीक है, साथ ही साथ जो क्या है, कैग ऑफिस के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या होगी? इसमें बदलाव तभी होगा जब राष्ट्रपति महोदय कैग से कंसल्ट करेंगे, उनकी अनुमति के बिना, उनकी सलाह के बिना ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हम पढ़ चुके हैं कैग का वो ऑफिस है, मतलब क्या है कि ऐसे दो तरह के हमारे पास एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है फिक्स। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना हमारा, उसका मतलब क्या है, ये भारित होते हैं। भारित मतलब क्या है कि इन पर वोटिंग नहीं होगी, दे आर चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इन पर वोटिंग नहीं कर सकते, मतलब इसमें किसी प्रकार की संसद के अंदर वोटिंग नहीं की जाती। ठीक है, ये हमने बात की। दूसरा है इनके कार्य क्या, फंक्शन ऑफ पावर क्या है, देखिए बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको हम। जितने भी भारत सरकार की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि है, दूसरा है लोक लेखा नीति, लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने भी हमारे कंटिजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड जो कंटिजेंसी फंड है या फिर हमारे पब्लिक फंड है, पब्लिक अकाउंट फंड है, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करेगा? कैग करेंगे। ठीक है, और किसी भी बैलेंस, सरकार की बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं इनको देख रेख कौन करेगा? इनकी ऑडिटिंग कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द कैग। ठीक है, साथ ही साथ होता है
कि अगर समय समय पर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय के द्वारा जो भी जिस संस्था का ऑडिट कार्य इनको दिया जाए वो कार्य भी कौन करेंगे, कैग को करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, भारत संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति संसद की, उसके गाइड यानी एक मार्गदर्शक के तौर पे, मित्र के तौर पे और एक फिलोसोफर यानी दार्शनिक के तौर पे कार्य करता है। द कैग एक्ट्स एज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। अब कुछ सीमाएं हैं इनकी, सीमाएं कौन कौन सी है? द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज अ लिमिटेशन, यानी क्या है, सीक्रेट सर्विसेज होती है जो हमारी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, बिल्कुल बहुत कॉवर्ट ऑपरेशन होते हैं, उन पर कितना खर्च हो रहा है ये इसका ऑडिट कौन नहीं कर पाएंगे, कैग नहीं कर सकते। दूसरा है कि द रोल ऑफ कैग इज लिमिटेड इन दी ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। आप सभी जानते हैं जो हमारे लोक उपक्रम, लोक सेवा उपक्रम है, इनके ऑडिटिंग के अधिकार में कुछ न कुछ कमियां दी गई हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है जिसमें कि ऐसे ऑफिस जो कि कंप्लीटली कैग के अंडर आते हैं, दूसरा जिसके अंदर ही कुछ संस्थाओं को छूट दी गई है, और तीसरा जिसमें कि प्राइवेट कंपनी ऑडिटिंग करती है। जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी करती है, ध्यान रखिए एक ही कैटेगरी है, आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्राइवेटली किसका होगा, जैसे आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑडिट की जाती है, इसकी इसे कैग नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द रोल ऑफ द कैग इन दी ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो लिमिटेड। सरकारी कंपनियां हैं उनके ऑडिटिंग के अंदर भी इनका लिमिटेड रोल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल चावला हु हैज क्लेंच्ड हिज मेडल आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड टाइटल रिसेंटली इज कंसर्न्ड विद दी व्हिच स्पोर्ट, यानी हाल ही में कमल चावला जी के द्वारा, कमल चावला जी ने जीता है अपना पहला आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड टाइटल खिताब जीता है, वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं स्नूकर से। ठीक है। स्नूकर के अंदर भारत की ओर से जो हमारे खिलाड़ी हैं कमल चावला, इन्होंने जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर, जिसका नाम है असजद इकबाल, और ये जीता इन्होंने मंगोलिया की राजधानी उलान बातार के अंदर। क्लियर। मंगोलिया वही देश आपको पता हम कल पढ़ रहे थे, अमूर फाल्कन आता है कहाँ से, साइबेरिया मंगोलिया चीन से होता हुआ कहाँ आता है, उत्तरी भारत के उत्तर पूर्व भारत के अंदर, जहाँ पे नागालैंड को बोलते हैं हम क्या, फाल्कन, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, भारत से ऑल टुगेदर होता हुआ कहाँ जाता है वो, दक्षिण अफ्रीका की तरफ। ठीक है। 20,000 किलोमीटर, ये वही मंगोलिया की बात की थी हमने। नेक्स्ट है इंडियन टेनिस डीओ जीवन नेदू, भारतीय टेनिस जोड़ी है जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत, हाल ही में इनका जीता है एटीपी 250 होंगजू ओपन टूर्नामेंट। ठीक है। आपको बताना है इन्होंने किस टीम को हराकर जीता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी की जोड़ी है उसे हराकर इन्होंने जीता है, ये टाइटल जीता। कौन सा, 250 होंगजू ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है। तो जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत, इन्होंने जीता है कौन सा, 250, जो हमारा होंगजू ओपन टूर्नामेंट है, एटीपी 250 होंगजू ओपन 2024 टाइटल जीता है, किसे हराकर, जर्मनी के पैर को हराकर। ये हुआ कहाँ हुआ था, एट दी होंगजू ओलंपिक स्पोर्ट एक्सपो सेंटर। ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी मतलब किसी स्पोर्टिंग इवेंट का फाइनल मैच हो रहा है वो किस लोकेशन पर, किस स्टेडियम के अंदर हो रहा है, ये भी आप थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। ठीक है। ये उनका पहला टाइटल है एज दी पैर। नेक्स्ट रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फॉर्मली इनॉग्रेटेड सैनिक स्कूल इन विच स्टेट ऑन सितंबर 23, 2024। 23 सितंबर 2024 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हाल ही में किस राज्य में सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर है, स्पेसिफिकली जयपुर के अंदर। ठीक है। हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या हुआ है कि भारत सरकार ने लक्ष्य स्थापित किया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी सैनिक स्कूल है, 33 है। तो इसके साथ साथ क्या करेंगे, 100 स्कूल और बना देंगे। कौन सी, सैनिक स्कूल। इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि हम चाहते हैं कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर और मिलिट्री फोर्स आर्मी के अंदर हम चाहते हैं कि सर्वाधिक युवा जाए हमारे, जो कि क्या हो, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत साउंड हो। ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि सरकार चाहती है कि 100 हमारे पास नए सैनिक स्कूल हो भारत वर्ष के अंदर। ठीक है। और इसी के तहत जो एक स्कूल का इनोग्रेशन हुआ है हिंदी भवानी निकेतन स्कूल ऑफ जयपुर। ठीक है। अब क्या देखिए, जो 100 स्कूल बनाने हैं ना, उसमें रक्षा मंत्रालय ने 45 स्कूल अप्रूव कर दिए, जो कि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे थे कि वो चाहते थे कि कोई स्कूल को डेजिग्नेट किया जाए एज सैनिक स्कूल, तो उन्होंने 45 स्कूल को डेजिग्नेट यानी अपनी परमिशन दे दी है। ठीक है। अब वर्तमान में कुल कितने सैनिक स्कूल हैं, तो ध्यान रखिएगा 33 सैनिक स्कूल हैं, और उसके अलावा 100 हम बना रहे हैं अंडर दी पार्टनरशिप मोड, यानी इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो मतलब प्राइवेट कंपनीज है वो भी इसमें आ सकती है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि देयर विल नॉट बी मोर देन वन सैनिक स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर जिले के अंदर सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल होगा, इससे अधिक सैनिक स्कूल नहीं होंगे, वरना क्या होगा, क्वालिटी से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हम बात की इस सैनिक स्कूल के बारे में। अब ध्यान रखिएगा ये ऑपरेट कौन करता है, सो इट इज ऑपरेटेड बाय दी
सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है जो आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन, उसके द्वारा उसके तत्वावधान के अंदर ये ऑपरेट होती हैं, और इन्हें फॉलो करना होता है सैनिक स्कूल सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। क्लियर? अब अच्छी बात क्या है, देखिए जो स्कूल बनाए जा रहे हैं इसमें क्या होगा, अकेडमिक प्लस करिकुलम होगा। अकेडमिक प्लस का मतलब क्या होगा, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, जो हमारा सिलेबस है वो तो पढ़ाया जाएगा, बट उसके साथ क्या होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगी, स्पोर्टिंग इवेंट होंगे, एडवेंचर गेम्स होंगे, जेंडर सेंसिटाइजेशन मतलब कि जेंडर इक्वलिटी है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन पर क्या होगा, डिबेट्स की जाएगी। ठीक है, और कुछ ना कुछ कम्युनिटी वर्क किया जाएंगे, मतलब सामुदायिक कार्य करवाए जाएंगे, जिससे क्या हो, थोड़ा उनके अंदर संवेदनशीलता है। तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कहाँ पर, सैनिक स्कूल्स के अंदर। क्लियर? इसी को बोलते हैं एकेडमिक प्लस करिकुलम। और राजनाथ सिंह जी ने बोला कि वर्तमान में भारत के जो आर्मी जनरल हैं, आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, और नेवी चीफ हमारे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी अपनी पढ़ाई की है सैनिक स्कूल से, जो है मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर। तो ये शोकेस करता है कि इन स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी जो है भारत के प्रीमियर सर्विसेज के अंदर भी अपनी सेवाएं उच्च पदों पर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें सैनिक स्कूल की, तो ध्यान रखिएगा भारत में सैनिक स्कूल कब से काम कर रही है, 1961 से भारत में सैनिक स्कूल है। और हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री थे वीके मेनन। कौन थे? वीके मेनन की इच्छा थी भारत के अंदर हमें अगर डिफेंस फोर्सेस में अपनी एक्सेलेंस इंप्रूव करनी है, तो हमारे पास ऐसा यूथ होना चाहिए जो कि इन सेवाओं के अंदर आने के लिए तत्पर रहे। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला सैनिक स्कूल महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था। कहां पर? सतारा के अंदर, महाराष्ट्र के। भारत का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था, फर्स्ट खोला गया था इन सतारा और महाराष्ट्र। ठीक है, और ये प्रपोजल किसका था? हमारे वीके मेनन जी हैं, जो तत्कालीन क्या थे, रक्षा मंत्री थे। क्लियर? ये सारी बात इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, और सैनिक स्कूल जो जॉइंट वेंचर है, किस किस का है, ये तो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, और काम किसके अधीन करता है, इट इट वर्क्स अंडर दी गवर्नेंस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी जो सैनिक स्कूल हैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चलाती हैं, बट ये काम किसके किसके अकॉर्डिंग करेगी, रूल्स कौन बनाएगा इनके लिए नियम, तो वो बनाएगी सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, वर्तमान में कुल 33 सैनिक स्कूल है भारत के अंदर। 100 हम बना रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं। ठीक है, और 2021-22 का जो शैक्षणिक वर्ष था, द एकेडमिक ईयर ऑफ 2021-22, इसके अंदर जो है गर्ल्स को भी हमारे अलाउ कर दिया गया फॉर द एडमिशन इन दी सैनिक स्कूल। पहले सिर्फ बॉयज थे, अब इन्होंने लड़कियों को भी अलाउ कर दिया है। ध्यान रखिएगा, पहला भारत का ऐसा है जो फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, यानी देखिए 2021-22 के सेशन में हमने लड़कियों को भी एडमिशन देना शुरू कर दिया है, बट भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां बनाया गया, ये बनाया गया वृंदावन, जो कि है मथुरा के अंदर। कहां पर? मथुरा के वृंदावन के अंदर बनाया गया। उसका नाम क्या है, तो संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, पहला स्कूल का बना 1961 के अंदर महाराष्ट्र सतारा के अंदर, और पहला गर्ल्स स्कूल का बना है, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का बना है वृंदावन के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और 2021-22 के अंदर पहली बार लड़कियों को भी सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेने की अनुमति दे दी गई थी। ये आपके लिए सारी काम की बात है। ये रिपोर्ट है पीएलएफएस, ये काफी लंबी रिपोर्ट है, इसे थोड़ा हम कल करेंगे। एक हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में जल्दी से, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। तो आपके लिए टॉपिक है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या संस्थान है, देखिए इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1958। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1958 के वर्ष, ध्यान रखिएगा। और कैसे बनता है ये, तीन संस्थान थे। पहला था भारतीय सेना का टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी टीडी, भारतीय इंडियन आर्मी का कौन सा डिवीजन है, टीडी। दूसरा है इसके अंदर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी डीटीडीपी, एक निदेशालय था। कौन सा निदेशालय, तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय, इसको मिलाकर के। तीसरा था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विज्ञान संस्थान, डीएसओ, यानी ध्यान रखिएगा टीडीई, डीटी डीटीडीपी और डीएसओ, इन तीनों को मिलाकर 1958 में क्या बना, डीआरडीओ। ठीक है, अब डीआरडीओ बना तो दिया हमने, इसका काम क्या होता है आगे पढ़ने वाले हैं। डीआरडीओ काम क्या होता है, इसके हेड कौन होते हैं, ये हेड होते हैं हमारे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और होते हैं हमारे डीजी ऑफ डीआरडीओ। मतलब क्या है, रक्षा विभाग के जो रक्षा एवं अनुसंधान विभाग के जो सचिव होते हैं वो है हमारे समीर वी कामत, और वही डीआरडीओ के होते हैं महानिदेशक, यानी डायरेक्टर जनरल। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और दोबारा आज इनमें रिवाइज कर लिए। तीसरा है कि भारत की जो रक्षा मंत्रालय है, इसका ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, यानी
DRDO is a research and development यानी R&D wing of Ministry of Defense, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत के लिए रक्षा क्षेत्र के अंदर कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी जो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करना। और हम चाहते हैं कि जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, उसके अंदर हम क्या हासिल करें? सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता। हम हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स की, उसके लिए किसी और देश पर डिपेंड ना रहे और उस तकनीक का विकास हम घर में ही कर लें, देश में ही कर लें, जिससे कि हमें एडवांटेज हो। ठीक है, ये सारी बात किसकी है? डीआरडीओ की है। डीआरडीओ का देव वाक्य क्या है, मोटो क्या है? तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, यानी शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? विज्ञान है। बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी बल के मूल में क्या है? मतलब फोर्स के, मतलब स्ट्रेंथ के मूल में, स्ट्रेंथ के रूट में क्या है? साइंस है। यानी अगर हमारे पास साइंस अच्छी होगी, हमें स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी एज अ कंट्री। ठीक है, वर्तमान के अंदर भारत में डीआरडीओ की कुल कितनी लैब्स हैं? तो वो है 41 लेबोरेटरीज है, 41 तो लेबोरेटरी है। 5 कौन सी हैं? 5 है यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज, YSL से। ठीक है, और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ना सिर्फ रक्षा क्षेत्र के अंदर, अलग अलग सेक्टर में काम करना। कौन कौन से आप देखिए, एक एरोनॉटिक्स के अंदर, आप सभी जानते हैं क्या होता है ये, आर्मामेंट हथियार के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर, जिस प्रकार आप जानते हैं ना कि भाई रडार कैच करना। दूसरा है, अगला है कॉम्बैट व्हीकल, लड़ाकू लड़ाकू वाहन बनाने के अंदर। थर्ड है, अगला है इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर। और एक है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, मिसाइल्स के अंदर। आप सभी जानते हैं डीआरडीओ क्या बनाता है? मिसाइल्स बनाता है। ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग के अंदर, सुपर कंप्यूटिंग के लिए भी काम करता है ये। स्पेशल मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंस, इन सब के लिए काम करता है डीआरडीओ। ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उससे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा और हमारे पास टाइम भी कम बचा है। तो उससे सेशन खत्म हो, उससे पहले आपके लिए 3 क्वेश्चन है। आपको बताना है सेकंड एडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, UPITS का समारोह किस के द्वारा इनोग्रेट, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा है, हु इज सेलेक्टेड फॉर दी एकलव्य पुरस्कार 2024, यानी 2024 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? हाल ही उनका नाम फाइनलाइज हुआ। तीसरा है, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ दी फेडरल बैंक। हाल ही में ऐसे विद्यार्थी जो कि CGL में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए काम का है। जो भी आप ध्यान रखिए कि जो भी जिस प्रकार भी हमारे भारत में बैंक है, प्रमुख बैंक है, उनके अगर MD CEO बदलते हैं, उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बताइए, ये जो 3 सवाल हैं, इनके आंसर अपने अपने एंड पर ढूंढने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर हम कल कर लेंगे डिटेल से डिस्कस। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और हमारा अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।